हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संबित एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के लिए। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। तो इसका हर एक पार्ट को मैं डिटेल में ट्राई करूँगा कवर अप करने के लिए। ध्यान से सुना पूरा लेक्चर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। ओके, जब ये ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर ऐसे रब किया जाता है और ये ग्लास रॉड को जब हम कुछ पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, देन द पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्लास रॉड। ओके, तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब करने से पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये होता है कि ग्लास रॉड रब करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो रब करने से पहले ग्लास रॉड ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था, लेकिन रब करने के बाद ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऐसा क्यों होता है कि जब रब करने से पहले ग्लास रॉड न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल का मतलब ये होता है उसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। ओके, सिल्क भी वैसे ही सेम था, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब दोनों को जब रब किया गया तो यहाँ से ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया सिल्क क्लॉथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक बॉडी चार्ज होता है तब वो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एंड जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो ऑन दैट बेसिस चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज होता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए जो ऐसा यूनिट यूज किया जाता है वो होता है कूलम। और कूलम को शॉर्ट में कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट कूलम नेम इज कम फ्रॉम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। ऑगस्टिन कूलम के नाम के हिसाब से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज दिया गया है कूलम। ओके, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज देखें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है बट +1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ पर देखो कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होता है, बस डिफरेंस है उनका साइन में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों सेम होते हैं, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। So the magnitude of charge of one proton or one electron, either the charge of one proton or the charge of one electron, which is the value is 1.67 into 10⁻⁹ coulomb. This one is called as electronic charge and shortly it is represented in small e. Now, quantization of electric charge. This is a new concept for you. Quantization of electric charge, it states that all free charges, कोई भी बॉडी का जितना भी चार्ज होगा, it is a integral multiple of electronic charge. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी में जितना भी चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हम अभी भी पढ़ के आए कि E 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखा जाए देन Q इज इक्वल टू +-n into E. Here n is any integer and E stands for the electronic charge. Now let's take the example of the silk cloth जो कि नेगेटिवली चार्ज हुआ था। यहाँ पर ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 and 7 electrons are there. Okay, so if we calculate the charge of this, then we have to multiply -7 with 1.67 into 10⁻⁹ coulomb. Then the value we get is -11.2 into 10⁻⁹ coulomb. And here these two type of charges are neutralized with each other. Okay, so the net charge on this object is -11.2 into 10⁻⁹ coulomb. Now there is a question for you of the same concept of quantization of electric charge, that how many electrons will have a total charge of 1 coulomb. Yes, कितना इलेक्ट्रॉन लेने से टोटल 1 कूलम चार्ज होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। The formula that you have to use here, the same Q equal +-ne, और यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया गया है वो थोड़ा देख लेते हैं। हमको टोटल चार्ज चाहिए 1 कूलम, so here Q is -1 कूलम।
ओके, माइनस 1 कूलम इसीलिए हुआ बिकॉज द क्वेश्चन इज सेज दैट द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फॉर इलेक्ट्रॉन आई हैव रिटन माइनस 1 कूलम चार्ज and the value of E, yes, it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We have taken 1.6 for easy calculation, otherwise we can take 1.67 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so now we will put this value in this formula, then we get minus 1 coulomb is equals minus n into 1.6 into 10 to the power minus 19. Now you will calculate the value of n, then we have to make it divide, and the value comes, it's 6.25 into 10 to the power 18, means for 1 coulomb charge you need this much electron. It means if you take 6.25 into 10 to the power 18 electron, then the total charge will be 1 coulomb. Here another question of the same concept and the same formula. If a body gives out 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में वहां से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, देन द क्वेश्चन इज how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it. मान लो एक बॉडी दिया गया है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ओके, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इन एवरी सेकेंड, और वहां से टोटल 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, ओके। और इसमें रिमेम्बर द प्रीवियस क्वेश्चन वी फाइंड इट आउट दैट 1 कूलम चार्ज के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर हमको 1 कूलम चार्ज यहाँ से निकालना होगा तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा यहाँ से, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन से निकलना पड़ेगा। नाउ एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन इज 1 सेकंड। द क्वेश्चन सेज 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकंड, मींस 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकलता है एक सेकंड में, ओके। अब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है क्योंकि हमको 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम चार्ज के लिए हमको 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज 1 by 10 to the power 9 and it is multiplied with 6.25 into 10 to the power. So after calculation the time is 6.25 into 10 to the power 9 second, okay। Now ये जो वैल्यू होता है, चलो देखते हैं ये कितना टाइम होता है, मीन्स कितना डेज या फिर कितना मंथ्स होता है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो ये टाइम अबाउट 198 years होगा, ओके। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, ओके। एंड द ऑब्जेक्टिव टू से दैट एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है, तो अगर एक बॉडी से हम 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं एक सेकेंड में, तो 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए हमको 198 years लग जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी हैव ग्लास रॉड एंड कॉपर रॉड, और ये ग्लास और कॉपर रॉड दोनों ही चार्ज्ड है, मीन्स वी हैव ए चार्ज ग्लास रॉड एंड ए चार्ज कॉपर रॉड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो चार्ज ग्लास रॉड और कॉपर रॉड में है, किसमें ये फ्लो हो सकता है, ग्लास रॉड का चार्ज फ्लो हो सकता है या कॉपर रॉड में चार्ज फ्लो हो सकता है। तो सिंपली ग्लास रॉड में चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन कॉपर रॉड में चार्ज फ्लो हो सकता है। अब चार्ज अगर फ्लो नहीं हो सकता ग्लास रॉड में, तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं हो सकता, और कॉपर के अंदर करंट भी फ्लो हो सकता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। जिसके अंदर करंट फ्लो होता है उस सब्सटेंस को कहा जाता है कंडक्टर्स। कोई भी मेटल जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है वो होता है कंडक्टर्स, और जिसके अंदर नहीं फ्लो हो सकता इलेक्ट्रिक करंट उसको कहा जाता है इंसुलेटर। सर्किट के अंदर जो चार्ज था वो फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए उस टाइप का चार्ज को कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो करंट फ्लो हो सकता है उसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ये चैप्टर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये तुम हर क्लास में पढ़ोगे। अभी हम ओनली पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ये होता है कि जब चार्ज फ्लो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम उसको डिफाइन करें, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स to calculate the electric current, we have to divide the total charge by the total time. If we will write it in symbolically, then current
is symbolized as capital I and charge as Q and time as T. So I equals Q by T. To measure electric current, the SI unit used is called ampere. For 1 ampere current, we need 1 coulomb charge that should be flow through a conductor in 1 second. So, in order to define 1 ampere current, we have to write that 1 coulomb charge when flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Also, we have other units for the measurement of electric current. These are milliampere and microampere. Milliampere and microampere both are smaller than ampere. So 1 milliampere is 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere. Now the device which is used for the measurement of electric current is called ammeter. So electric current is measured by ammeter. Now just before we have discussed that electric current cannot flow through the glass rod but it can flow through the copper rod. Now the question arises, अगर इलेक्ट्रिक करंट कॉपर के अंदर फ्लो होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है? To answer that, we have taken a small cross section of the copper rod. As we know, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इट इज मेड अप ऑफ एटम और एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. लेकिन जो कंडक्टर होता है उनमें एक स्पेशलिटी ये होता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि दीज आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द कंडक्टर. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर आइदर 1, 2 और 3 हो सकता है. कभी भी कोई भी मटेरियल के अंदर 3 से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. अब नाउ लेट्स सी कि ये एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें 2 एटम हम रिप्रेजेंट किए हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया गया है एंड दे आर नाउ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस का कुछ रोल जनरली नहीं होता इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन में, सो इसको हम इग्नोर करते हैं. एंड नाउ द कॉपर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए स्विच. एंड व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच को ऑन किया जाएगा करंट जो है ये कॉपर रॉड के अंदर फ्लो होगा. तब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को मूव करते हैं एंड ओनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ए कंडक्टर इज एबल टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. So we can write as solid conductors have free electrons which are responsible for their ability to conduct electricity through them. Means solid conductor में free electron होने के वजह से ही current flow होता है. Now let's go back to the glass rod. और glass rod को हम same circuit में connect कर दिए, same battery, same switch. ना जैसे स्विच को ऑन करेंगे करंट यहाँ से होके यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन ग्लास रॉड के अंदर से फ्लो नहीं हो सकता because the electron present here are not free electrons. So we can write insulators do not have free electrons and hence they are incapable to conduct electricity through them. उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, so they are incapable to conduct the electricity. Now यानी सिंपल सर्किट इज देयर और एक बैटरी जो होता है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. नाउ इफ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस, देन व्हाट वी विल से, इज इट पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव? Here the direction of current is positive to negative. Now you may ask, sir, the electrons are revolving from negative to positive, then how the direction of current is positive to negative? Actually here you mark one thing, that conventional current. Here the direction of conventional current is positive to negative, and if we have to represent the flow of electron, then we have to write that the direction of electron current is negative to positive. Here
you have to mark these two words. One is electron current and one is conventional current or only current. ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं था। जब जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो हो रहा है, और उस टाइम ये सोच बन चुका था, ये थॉट बन चुका था, करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। इसीलिए करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव ही अभी भी माना जाता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन करंट। तो जब भी क्वेश्चन होगा, जब भी तुमको लिखना होगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन यू हैव टू मेंशन दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन करंट इज आस्क्ड, देन यू कैन राइट नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इट इज an important concept that you have to remember. Now in a battery you might have seen कि 9 volt here, in the small battery 1.5 volt, like this it is written, and this type of also you have seen in somewhere in the railway platforms there 2500 volt, is it? And all these sorts of energy has different use. जैसे कि ये जो सेल होता है छोटे छोटे लाइट्स को लाइटिंग करने में यूज होता है, और ये ज़्यादा वोल्ट का जो होता है ये बड़े बड़े इंजन जैसे कि ट्रेन इंजन को चलाने के लिए यूज होता है। नाउ ये पार्ट में हम समझेंगे कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज दिस वोल्ट। ये जो 9 वोल्ट लिखा होता है, 1.5 वोल्ट लिखा होता है, ये वोल्ट का मतलब क्या होता है, एंड ये जो बैटरी या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसका क्या रोल होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनका क्या काम होता है। सो ये जो टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए कॉमन एग्जाम्पल। बच्चों सपोज हमारे पास दो वाटर टैंक है, एक है ए और एक है बी, और ए वाटर टैंक ज़्यादा फिलअप हुआ है और बी वाटर टैंक कम फिलअप हुआ है। सो ए में वाटर कलम का हाइट ज़्यादा होगा और बी में वाटर कलम का हाइट कम है। नाउ प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, ए में या बी में? यस, ए में वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा और बी में वाटर का प्रेशर कम होगा। अब मान लो दोनों को बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं एक पाइप से, तो क्या होगा ना, ए से वाटर जो है वो फ्लो होकर बी को है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर को हमेशा वाटर फ्लो होता है, तो ये ए से वाटर फ्लो होकर बी में आ जाएगा। अब ये कब तक फ्लो होगा ना, जब तक दोनों का वाटर लेवल का हाइट सेम ना हो तब तक ए से बी को वाटर फ्लो होता रहेगा, और जब दोनों के बीच में वाटर का जो प्रेशर है वो सेम हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तब वाटर फिर से फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ पर करना ये है कि ये जो पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा था इसको हमको कांस्टेंट रखना है, मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर फ्लो होना चाहिए। तब क्या करना होगा ना, ए का प्रेशर कंटिन्यूसली हमको ज़्यादा रखना होगा और बी का प्रेशर कम रखना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पंप यूज करते हैं, जो पंप क्या करेगा ना, ए बी से वाटर को लेके फिर से ए में लेके फिलअप कर देगा। ओके, सो बी से वाटर को लेके दोबारा ए में वो रख देगा। सो दैट क्या होगा ना, ए का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा और बी का प्रेशर फिर से कम हो जाएगा। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव था टू फ्लो द वाटर थ्रू दिस पाइप, जो ये कंटिन्यू रहेगा वो हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि वाटर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फ्लो होता है, और यहाँ पर मोटर का फंक्शन, ये जो पंप हम लगाए इसका फंक्शन ये है कि जैसे ही पहले से था ए का प्रेशर ज़्यादा था और बी का प्रेशर कम था, इसका काम वही है कि बी में कम प्रेशर मेंटेन रखेगा और ए में हाई प्रेशर मेंटेन रखेगा, सो दैट ये वाटर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली फ्लो होगा। ओके, नाउ यहाँ पर एक सिंपल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं, और एक बैटरी का एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही वाटर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फ्लो होता है, सिमिलरली तुम सुने होगा कि एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फ्लो होता है। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो होता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
ना यहाँ पर हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, लो पोटेंशियल कौन सा होगा, तुम यहाँ से ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, तो हाई पोटेंशियल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव होगा लो पोटेंशियल, तो इसलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। अब यहाँ पर बैटरी का फंक्शन क्या है ना, बैटरी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता रहेगा। तुम सुनोगे जनरली बैटरी जो है वो खत्म हो जाता है, मीन्स इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है वो खत्म हो जाता है, देन इट इज नो मोर एबल टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो बैटरी यूज किया गया है इसको कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में कहें तो ईएमएफ। तो ईएमएफ का फंक्शन ये होता है कि इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, जब ईएमएफ और काम नहीं करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन और फ्लो नहीं होगा। नाउ ये जो ईएमएफ है इसको जनरली कैपिटल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो होता है वोल्ट। तो ये बैटरी जो तो हम लिखा जाता है कि 6 वोल्ट 9 वोल्ट, ये वही होता है, ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सपोज इन दिस एग्जांपल हम जो ये बैटरी यूज किए हैं ये 6 वोल्ट का है, और यहाँ पर काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यस 6 वोल्ट बैटरी जो हम लिए हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा है ये सर्किट में। अब जैसे ही हम ये ईएमएफ को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा देखते हैं। Now I have taken a 10 volt battery and you can see clearly the number of electron is now increased. तो जैसे ही EMF इंक्रीज होता है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्लो होता है इन द सर्किट वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। और जैसे हम इसको कम कर देंगे, आई हैव टेकन 1 वोल्ट potential difference, now 3 electrons you can see here, 3 electrons are flowing। तो ईएमएफ जो होता है उसका फंक्शन मेनली दो होता है, एक है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता रहेगा, और ये पुश द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देता है सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, और जितना ज़्यादा ईएमएफ होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा होगा। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होता है, कैसे काम करता है। सो हियर वी हैव ए पॉइंट चार्ज जिसका चार्ज क्वांटिटी है Q और इसको O पॉइंट पे रखा गया है, ओके। जब एक चार्ज होता है तो इसका चारों तरफ एक फील्ड भी होगा, और यहाँ पर Q चार्ज का फील्ड इतना तक है, ठीक है ना। ये Q चार्ज का फील्ड को हम इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर लेते हैं, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। सो लेट थियोरेटिकली ये इन्फिनिट तक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ओके। एंड इन्फिनिट पे एट द एंड वी हैव अनदर चार्ज दैट इज प्लस p चार्ज, ओके। एंड दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। जब दोनों सिमिलर चार्ज पास पास आते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। नाउ लेट द प्लस p चार्ज we take it more close to the plus q चार्ज, इसको हम और भी पास में ले आए a पॉइंट तक, ठीक है। तो दोनों के बीच में फोर्स जो रिपल्शन था वो क्या होगा ना, और भी बढ़ जाएगा। अब ये p चार्ज को हम और थोड़ा पास ले जाते हैं b पॉइंट तक, ओके। तो नाउ दोनों के बीच में रिपल्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम पास लाएंगे दोनों सिमिलर चार्ज को, उनके बीच में रिपल्शन उतना इंक्रीज होता है। तो ये ऑटोमेटिक तो पास पास नहीं आएंगे, तो हमको यहाँ से फोर्स देना पड़ता है जो कि ये चार्ज को इन्फिनिट से लेके A और B पॉइंट को लेके आया। Now this force did some work to bring the charge from infinite to A point, और वर्क डन जो होता है इसको हम लेते हैं WA। So WA stand for the work done to bring the charge from infinite to point A. Similarly, I can write WB for the work done to bring the charge from infinite to point B. Now WA and WB both stands for the work done to bring the charge from infinite to A point and B point respectively, ठीक है। अब मान लो हम ये WA से जितना हम चार्ज लेके आए उन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब इन्फिनिट से A पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ WA, और
कितना चार्ज हम लेके आए थे, P चार्ज। ये दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तब क्या मिलेगा, देखो तो तब होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। डब्ल्यू ए को जो जितना भी वर्क डन हुआ ए पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज को कितना चार्ज लेके आए, P चार्ज। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ए पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। सिमिलरली बी पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए बी पॉइंट को चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ बाय जितना अमाउंट हम चार्ज लेके आए, सो डब्ल्यू बी बाई पी अमाउंट ऑफ चार्ज आया। सो the ratio of these two gives the electrostatic potential at point B। तो electrostatic potential को हम डिफाइन कैसे करेंगे, now electrostatic potential at any point, कोई भी एक पॉइंट में electrostatic potential is defined as amount of work done, जितना भी amount of work हुआ in moving a unit charge from infinite to that point against the electrostatic force। तो इनके बीच में जो रिपल्सन था उसके अगेंस्ट में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, अमाउंट ऑफ वर्क बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। सो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो होगा जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम और इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं वोल्ट। अब मान लो मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना होगा ना, 1 जूल वर्क डन करना होगा और अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो 1 कूलम होगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 वोल्ट चार्ज तभी कहा जाएगा जब एक इन्फानाइट से ये पॉइंट से यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क डन होगा एंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हम लेके आएंगे ना, 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे। सो ये 1 वोल्ट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। ए पॉइंट में पोटेंशियल 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 जूल वर्क होगा टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू ए पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स से ए पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो है VA और बी पॉइंट में जो पोटेंशियल है वो है VB। अब ये दोनों में से ज्यादा कौन होगा, ज्यादा होगा VB। बी पॉइंट में पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इन्फिनिट से बी पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये दोनों का जो डिफरेंस है, अगर VB और VA को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है कंसेप्ट, VA कम पोटेंशियल, VB मोर पोटेंशियल, बस दोनों का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज हियर वी आर टेकिंग A एंड B पॉइंट, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था ना, इन्फिनिट से हम एक चार्ज को एक पॉइंट तक लेके आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, 2 पॉइंट के बीच में जितना वर्क डन होगा उसको कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच में कैलकुलेट होता है। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आल्सो द सेम एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज वर्क पर चार्ज, एंड इसका यूनिट भी सेम होगा जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट। लेकिन यहाँ पर 1 वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे थोड़ा देख लो। यहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट को लाने के लिए और हम कितना चार्ज लाएंगे ना, 1 कूलम चार्ज लाएंगे और इसके लिए वर्क डन जो है वो 1 जूल होगा, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है उसको कहा जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं ना, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो है वोल्ट मीटर। तो उम्मीद है अब तक का जितना भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो।